चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चे इधर अब स्क्रीन पर देखिएगा और हमारे पास अब ये है सबसे पहले साउंड, और साउंड के इस चैप्टर में ये मैंने दे दी है डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर CI सिलेबस। दिस इज योर सिलेबस कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें करने जा रहे हैं। ओहो, क्या क्या चीज़ें करने जा रहे हैं, को क्या क्या चीज़ें हम इसमें मिस करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मिस कुछ नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा ही करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे। साउंड, व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड साउंड? द साउंड इज़ बेसिकली a form of energy which produce a sensation effect to our hear. In short, कि जो हमारे कानों को अच्छा लग रहा होता है, जो हमारे कानों को मतलब कि फील हो रहा होता है, दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली अ साउंड। और हमारे पास वन एंड रिसीवर एंड होता है और वन एंड द प्रोड्यूसर एंड होता है। लेट सपोज अब जैसे मेरे पास एक बेल जार लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, पुश किया, इसको साउंड प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे बेल जार लगी हुई थी जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो वन एंड इज़ योर द अप्लाइड फोर्स, द प्रोड्यूसर, एंड द अदर एंड इज़ योर द लिसनर बेसिकली। ठीक है, तो अब आप इसको क्या चीज़ देखेंगे। सबसे पहले चीज़ अब आपको देखनी है हाउ द साउंड इज ट्रेवल। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वेव। नंबर वन इज़ मैकेनिकल एंड नंबर टू इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हमारे पास जो साउंड है ना, साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल इन द वैक्यूम। पहले तो इस बात को पता होनी चाहिए क्यों नहीं ट्रेवल करता वैक्यूम में। क्योंकि मेरे बच्चे वैक्यूम में हमारे पास पार्टिकल्स ही नहीं है। जब पार्टिकल्स जब नहीं होते तो साउंड ट्रेवल नहीं करता। ठीक है, पार्टिकल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज़ अ मैकेनिकल इन नेचर। ठीक है ना, इट मीन्स दैट the sound need a specific material medium in which it propagates. The it propagates means that it's travel easily. Okay, next point अब हमारे पास क्या, ये एक एग्जाम्पल है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ट्यूनिंग फॉग की है कि इसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। लेट सपोज अगर हम इसको देखते हैं, जैसे ही बच्चे इसको स्ट्राइक किया जाता है एक वॉल के ऊपर, ठीक है, जिसके जो विंग्स होते हैं ना, नाउ दिस विंग्स स्टार्ट वाइब्रेशन। ठीक है, अब वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में हमारे पास एयर के पार्टिकल्स हैं। दिस विंग इज स्ट्राइक with the particle of the gas and these particle are colliding with each other. Okay, when the particle are start colliding with each other then we can say that the compression is formed. एक बात याद रखना, sound wave is always travel in the form of compression and rarefaction. This is your compression। फिर क्या चीज़ हो जाती है, रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन में क्या चीज़ हो जाती है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, कंप्रेशन में बहुत ज़्यादा करीब करीब होता है। फिर अगर दोबारा फिर साउंड पर प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर पार्टिकल्स कैसे आ जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे। ये देखो, जैसे ही पार्टिकल जब करीब करीब आएंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा, कंप्रेशन बनना शुरू हो जाएगा। फिर अब क्या हुआ, हम चुप हो गए। जैसे हम जब चुप होंगे मेरे बच्चे, तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर जाना शुरू हो जाएंगे। नाउ दिस पार्टिकल इज़ कॉल्ड द रेयरफैक्शन। अच्छा, सबसे पहले बात आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो साउंड ट्रेवल करता है मेरे बच्चे, साउंड इज़ ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव की प्रेजेंस में साउंड ट्रेवल कर रहा होता है। अब कैसे ट्रेवल करता है, इधर देखिएगा स्क्रीन पे। अब जैसे कि मैंने बात करना शुरू की तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक और बात, लेट सपोज पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव में समझा दूँ। हालांकि मैं वेव वाले चैप्टर में करवा चुका हूँ, लेकिन कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं ताकि उनको पता चल जाए। लेट सपोज मेरे पास ये रहा एक स्प्रिंग, दिस इज योर स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर मेरे पास पार्टिकल्स होते हैं या नहीं होते, होते हैं। एग्री, वेरी गुड। ये सारे के सारे जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, these all is called particles। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पे पुश फोर्स लगाई, पुश और पुल। ठीक है, मैंने इसको पुश किया और पुल किया। मैंने जैसे ही मेरे बच्चे इसको पुश किया या पुल किया तो पार्टिकल्स किस पोजीशन में मूव करेंगे,
पार्टिकल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, लेट सपोज मैंने यूँ करके पुश किया, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स हैं उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी मूव हो जाएंगे। अब मैंने जैसे पुल किया, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी पुल हो जाएंगे। सो इन शॉर्ट पार्टिकल्स अब मेरे पास क्या हो रहे हैं, व्हेन द पार्टिकल्स मूव पैरेलल, व्हेन द पार्टिकल्स मूव पैरेलल टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव। ठीक है, वेव के पैरेलल मूव हो रहे हों, लाइक जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव हो रहे होंगे, देन एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट लॉन्गिट्यूडनल वेव इज फॉर्म्ड। वहाँ पे कौन सी वाली वेव फॉर्म हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इस लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब यही होता है कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में मूव होंगे। अगर मैंने फॉरवर्ड फोर्स लगाई तो पार्टिकल्स भी फॉरवर्ड मूव हो रहे होंगे, अगर मैंने बैकवर्ड फोर्स लगाई तो पार्टिकल्स भी यूँ बैकवर्ड मूव होना शुरू हो जाएंगे। सो इन शॉर्ट द मेन थिंग इज दैट व्हेन द पार्टिकल्स मूव पैरेलल टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसकी बेसिक डेफिनेशन है, अपने पास नोट कीजिएगा, नोट करें, मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ। व्हेन द पार्टिकल्स वाइब्रेट और व्हेन द पार्टिकल्स मूव पैरेलल towards the direction of motion of the wave, towards the direction of motion of the wave is called longitudinal wave. इसके नीचे लिखिएगा, the best example of longitudinal wave is साउंड वेव। जी मेरे बच्चे, यहाँ तक कोई भी मसला है तो मुझसे पूछिएगा, डेफिनेशन में या किसी भी कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। ओके, यस बेटा अनम, यू रेज योर हैंड, मुझे बताएं क्या हुआ। ओके क्लियर, एक्सीडेंट ही हो गया था। ओके मेरे बच्चे, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मैंने कहा कि साउंड वेव इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे जो फेस के पास जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, फोर्स, मेरे मुंह से एक प्रेशर निकल रहा है ना, एक फोर्स निकल रही है, फोर्स निकलने की वजह से वो कैसे हो जाएंगे, करीब करीब हो जाएंगे, लाइक करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे। अब देखो मैं चुप हो गया तो मेरे जो फेस के पास जो पार्टिकल्स थे वो कैसे हो गए, दूर दूर हो गए। क्यों दूर दूर हो गए, उस तरह से हो गए जैसे कि गैस के पार्टिकल्स होते हैं। फिर अब मैंने फिर बोलना फिर शुरू कर दिया, फिर पार्टिकल्स फिर करीब करीब आना शुरू हो गए, फिर मैं चुप हो गया, फिर पार्टिकल्स फिर दूर दूर चले गए। सो दिस प्रोसेस इज़ कंटिन्यू, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज साउंड इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ compression, refraction, compression and then rarefaction. This is your compression C, this is your rarefaction R, then compression, then rarefaction. So sound wave is travel in the form of compression, rarefaction, compression and rarefaction. Okay. From the vibrating source. Now move on its terminology. Terminology means the labeling of this sound wave. ठीक है, जो वेव जो बन रही है हमारे पास साउंड की, उसको हम लेबल कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट हो सकती हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पर चीज़ देखिएगा, सबसे पहले चीज़ कंप्रेशन। कंप्रेशन का क्या मतलब है, जब पार्टिकल्स जब करीब करीब आते हैं, इन शॉर्ट उनमें क्या होता है, हाईली प्रेशर, स्लाइटली द प्रेशर इज़ हायर, देन एट दैट पॉइंट द कंप्रेशन इज़ फॉर्म। एक बात याद रखना, जितने भी पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं उनमें प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर बढ़ता है उसका, ठीक है ना। अब जैसे पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं तो उसका प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो प्रेशर ज़्यादा कब होगा, जब हमारे पास जब पार्टिकल्स करीब करीब होंगे, लाइक इन कंप्रेशन फॉर्म।
when the particles in the compression form, then it has the more pressure. Similarly, when the particles are far apart with each other, then its pressure is lower. ठीक है, ये दोनों बातें कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन की समझ आ गई. नाउ मूव ऑन द वेवलेंथ. अब आ जाए इसकी वेवलेंथ पे. वेवलेंथ का क्या मतलब होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू वेव. लाइक एक कंप्रेशन ये रहा, एक कंप्रेशन ये रहा, इसके दरमियान में एक रेफ्रैक्शन आ रहा था, ऐसा ही है ना. when two consecutive compression or a rarefaction, और a rarefaction का मतलब है एक rarefaction, दो compression और एक rarefaction, this distance is called the wavelength which is indicated by lambda. This is your the wavelength. और वेवलेंथ को मेरे बच्चे हम इंडिकेट करते हैं लैम्डा से, क्योंकि लेंथ है ना, इस वजह से हम इसको किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में. सो द एसआई यूनिट ऑफ द वेवलेंथ इज मीटर्स. अब आपने मुझसे सवाल पूछा कि सर क्या हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन ही होगा, रेफ्रैक्शन के थ्रू नहीं हो सकता? तो इसका आंसर है कि नहीं. व्हेन टू कंप्रेशन और अ रेफ्रैक्शन और टू रेफ्रैक्शन एंड वन कंप्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ. अगर दो रेफ्रैक्शन आ जाए और एक कंप्रेशन आ जाए, उसको भी वेवलेंथ कहा जाता है. मेरी बात समझ आ गई? दो क्या आ गए? रेफ्रैक्शन, और एक क्या आ गया? कंप्रेशन. उसको भी क्या कहा जाता है? वेवलेंथ कहा जाता है. तो ये दोनों बातें लाजमी याद रखिएगा. यस, इन 4 पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझसे पूछें. आप लोग के माइक भी ओपन है, आप लोग बाय वॉइस भी पूछ सकते हैं, चैट भी ओपन है, चैट में भी पूछ सकते हैं. अगर सब समझ आ गया है तो मुझे बता, क्लियर का मैसेज कर दें या तो रिएक्ट कर दें. मैं बार बार इसलिए मेरे बच्चे पॉज करके पूछ रहा होता हूँ कि कहीं हमारी वॉइस तो ब्रेक नहीं हो गई, इसकी वजह से आपको कोई पॉइंट ना समझ आया हो, इसलिए मकसद बार बार पूछने का यही होता. ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. अब मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम प्रेशर चेंजेस ऑफ द साउंड. अगर हमारे पास हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर आएगा. ठीक है, और अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर भी हमारे पास कम आ रहा होगा. तो एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या चीज़ होता है? आपका डिपेंड करता है प्रेशर पे. इफ़ योर प्रेशर इज़ ग्रेटर देन योर एम्पलीट्यूड इज़ ऑफ कोर्स द ग्रेटर वन, एंड सिमिलरली व्हेन योर प्रेशर इज़ द लो देन योर एम्पलीट्यूड इज़ लेस. ठीक है, अब आ जाए फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज मीन बाय द वर्ड फ्रीक्वेंसी? द वर्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वेव्स passing through the point in a second is called frequency. I repeat definition. Number of waves passing through the point in a second is called frequency. Number of waves का क्या मतलब है? 10 waves हो सकती हैं, 5 waves हो सकती हैं, 100 हो सकती हैं, 1000 हो सकती हैं. एक सेकेंड में जितनी भी वेव्स पास हो जाएं उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. Number of waves passing through a point in a second is called frequency. एंड इट्स एसआई यूनिट इज, अच्छा फ्रीक्वेंसी का एक एसआई यूनिट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? हर्ट्ज, HZ. ठीक है. नंबर नेक्स्ट इज योर द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है? टाइम पीरियड का मतलब ये होता है अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ द वेव. वन साइकिल बोल दो या वन वेव बोल दो, एक ही बात है. तो वो टाइम रिक्वायर्ड जो वेवलेंथ एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा होता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड. अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ द वेव. एक साइकिल वेव की कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा होता है मेरे बच्चे, दिस टाइम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, एंड द एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड्स.
सेकंड से हम इसको इंडिकेट करते हैं। अच्छा, इसका क्या कोई फार्मूला होता है फाइंड आउट करने का फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड? तो इसका आंसर है यस, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। एफ इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। इससे आप फ्रीक्वेंसी निकालें हर्ट्स में और इसी को रीशफल कर दें, t इज़ इक्वल टू 1/f। तो इसके थ्रू भी आप टाइम पीरियड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेकिन बस फ़र्क ये है, टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट होगा सेकंड्स में, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होगा हर्ट्स में। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई भी मसला है तो मुझसे अभी पूछ लें। यस मेरे बच्चों, ऑल गुड, ऑल ऑफ यू, एक्सीलेंट। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग एक न्यू हेडिंग पे जा रहे हैं जिसका नाम है साउंड वेव, स्पीड ऑफ द साउंड। जाहिर सी बात है, मैं बोल रहा हूँ और आप तक आवाज़ आ रही है, तो मेरा ही जो आवाज़ जो निकल रही है, जो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है मेरे बच्चे, किसी ना किसी स्पीड से तो जा रहा होगा ना, क्योंकि पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं। हमेशा याद रखना, जब भी पार्टिकल्स मूव हो रहे होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम द अदर पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन एट दैट पॉइंट द स्पीड इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, क्योंकि पार्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में टाइम भी लग रहा है। तो मेरे बच्चे इस बात को ना लाजमी याद रखिएगा। सो वी कैन फाइंड आउट दिस स्पीड ऑफ साउंड with the help of two different methods. ठीक है, नंबर 1, the speed of the sound in air can be measured by either of the two methods. Number 1 is direct method and number 2 is your the indirect method. ठीक है जी। अब मेरे पास डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है? डायरेक्ट मेथड का ये मतलब है कि ये एक पर्सन है A and this is your person B. They both are standing in front of each other. When they both are standing in front of each other, then this method is called direct method. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, आप और मैं बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए हैं। लाइक मैं रोस्टम पे खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हूँ आपके सामने वाइट बोर्ड के सामने, और आप सामने मेरे बैठे हुए हैं। जैसे कि क्लासरूम होता है, टीचर सामने खड़ा हुआ है और स्टूडेंट उसके सामने बैठा हुआ होता है। दिस मेथड इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जैसे टीचर आवाज़ निकालता है, कुछ बोलता है, तो वो डायरेक्टली आपको सुनाई देता है। जो तो यहाँ पर भी ये दोनों जो पर्सनस हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी, दे बोथ आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो इससे क्या हो जाएगा मेरे बच्चे कि जैसे ही पर्सन ए साउंड निकालेगा तो वो डायरेक्टली चला जाएगा किस पे? पर्सन बी के पास। तो हम दिस मेथड इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड। सो अगर एग्जामिनर पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साउंड, तो याद रखिएगा डायरेक्ट मेथड है एक इनडायरेक्ट मेथड है। अगर बोल रहे डिफाइन द डायरेक्ट मेथड, तो इसमें क्या बोलोगे आप? उसमें बोलोगे प्रोड्यूसर एंड द लिसनर दे बोथ आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। लिखिएगा पॉइंट। क्लियर? अच्छा, अब ये आमने सामने खड़े हुए, जाहिर सी बात है कि ये देखें फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इनका एक अपना कोई ना कोई डिस्टेंस है d, ठीक है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे बुलेट फायर हुआ, तो मेरे बच्चे बुलेट फायर होने के बाद ओके मेरे बच्चे, हाउ कैन वी फाइंड इट आउट इस स्पीड? मेरे बच्चे वी कैन फाइंड इट आउट दिस स्पीड विद द हेल्प ऑफ फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर द टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम निकालेंगे, क्योंकि ए से लेके बी तक एक स्पेसिफिक डिस्टेंस दिया हुआ है। जाहिर सी बात है, जैसे जब साउंड जब चलेगा ए से बी तक पहुंचने में इसको कोई ना कोई टाइम तो लगेगा ना, वो इवन नैनो सेकेंड्स में लगे, वो इवन माइक्रो सेकेंड्स में लगे, वो इवन नैनो सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में, कितने भी सेकेंड्स में क्यों ना लगे, इवन 1 सेकेंड ही क्यों ना लगे। ठीक है, तो हम लेकिन साउंड को निकालेंगे, स्पीड हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला विच इज स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ओवर द टाइम। डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर्स। ऐसा यूनिट डिस्टेंस का आपने मीटर्स में रखना है। अगर कोई
टीचर या एग्जामिनर आपको SI यूनिट दे देता है 5 सेंटीमीटर और टाइम दे देता है 20 मिनट्स और बोलते हैं स्पीड निकालें, तो मेरे बच्चे वहाँ पर भी आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना पड़ेगा। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आसान तरीका ये है, ये जो सेंटी का जो C लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे 10 की पावर -2 पुट कर दें, मीटर का स्मॉल m एज इट इज़, और ये 5 × 10 पावर -2 पुट कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर्स में कन्वर्जन हो गया। अब मुझे मिनट से जाना है सेकंड्स में, तो इस 20 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 60 से। हमेशा याद रखना, जब भी आपको आर से मिनट्स में आना हो या मिनट से सेकंड्स में जाना हो, मल्टीप्लाई बाय 60 करवाते हैं। बट लेकिन अगर इसका ऑपोजिट करवाना हो, लाइक मैं बोल दूं कि ये चेयर है, ठीक है, या ये पानी है, तो इसको या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मुझे मूव करवाना है, तो कितना टाइम लगेगा? आपने बोला सर 20 मिनट्स लगेंगे, तो मैंने कहा इसको अब सेकंड्स में चेंज करो। आपने सिंपल कहा कि सर 20 मल्टीप्लाई बाय 60। अगर मैं बोल देता इसको आवर्स में चेंज करो, तब आप क्या कहते हैं, सर 20 को डिवाइडेड बाय 60 करवा दें, तो हम आवर्स में चले जाएंगे। तो हमेशा याद रखना, स्पीड का SI यूनिट मेरे बच्चे, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई भी मसला है तो मुझसे पूछ लो। और ये ड्राइव पे रिकॉर्डेड लेक्चर भी डल जाएगा। एक और बात, ड्राइव पे मैंने आज ना 3 वीडियोस अपलोड किए, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की और एक पास पेपर की, हाफ पास पेपर अपलोड किए, वो जो उस दिन मैंने करवाया था, वो काइंडली वहाँ से देखिएगा। एक और पास पेपर भी कल मैंने करवाया था, वो भी अभी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगा। तो ड्राइव में जो ड्राइव का जो लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, वो लाजमी वहाँ से जाके सारी चीज़ें देखें। और इसको एक दफ़ा से रीड आउट कर लें, कोई भी मसला है तो मुझसे पूछ लें। Two and being approximately 100 meters in the open field, between them measure with a tape measure, मतलब कि मेजरिंग टेप से भी आप इजीली मेजर कर सकते थे इसको। एंड रिकॉर्ड एज अ डिस्टेंस टू ऑब्जर्वर ए फर्स्ट फायर एंड स्टार्टिंग द ऑब्जर्वर बी इज सीइंग दैट द फ्लैश और द पफ ऑफ अ स्मोक स्टार्ट द स्टॉप वॉच। ठीक है, जैसे स्मोक निकलेगा और या स्पार्क निकलेगा तो हम क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे स्टॉप वॉच को। एज सुन एज ही हेयर द साउंड ऑफ द फायर द स्टॉप वॉच, और जैसे ही ऑब्जर्वर क्या करेगा, साउंड सुन लेगा, फिर वो रोक देगा स्टॉप वॉच। एंड देन वी पुट इट इनटू द फार्मूला विच इज़ v इज इक्वल टू d/t एंड वी कैन ईजिली फाइंड आउट इट्स स्पीड। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के बाद, मेजरमेंट्स के बाद, वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप इसको पुश करोगे फार्मूले में और आप इजीली क्या चीज़ निकालोगे, आंसर। कोई भी मसला है तो मुझसे पूछिएगा। Okay, good. Now move on the next point. Echo, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जिसको हम क्या कहते हैं। ठीक है ना, अब मेरे पास 2 मेथड थे ना, मैंने शुरू में बताया था स्पीड ऑफ साउंड का निकालने के। नंबर 1 था डायरेक्ट मेथड और नंबर 2 है इनडायरेक्ट मेथड। अब आ जाए इनडायरेक्ट मेथड पे। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ऑब्जर्वर ए एंड ऑब्जर्वर बी आर स्टैंडिंग साइड बाय साइड, ये दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड खड़े हुए। अब साउंड प्रोड्यूस हुआ, साउंड गया, टकराया वॉल के साथ, टकरा के वापस आ रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस साउंड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इको मेथड। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इको मेथड कहलाता है।
For echo method, two observer A and B standing side by side. अच्छा, हम इसको echo क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है. साउंड ये देखो यहाँ से यूँ करके चला, वॉल के साथ टकराया, टकरा के वापस आ रहा है यूँ, तब जा रहा है ऑब्जर्वर बी की तरफ. ठीक है, लाइक रिफ्लेक्शन अकर हो रही है. लाइट एंड लेंसेज में पढ़कर भी आए हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है. जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है तो हमारे पास दोनों ऑब्जर्वर खड़े होते हैं साइड बाय साइड. देखो अब क्या हुआ कि एक डिस्टेंस कैसे गया, यहाँ से यूं करके गया, एक डिस्टेंस ये हो गया, एक डिस्टेंस ये हो गया. हाउ मेनी डिस्टेंस आर देयर? 2. तो जब भी दो या दो से ज़्यादा जब डिस्टेंस जब निकलेंगे, then at that point we can easily find it out its speed by putting the formula which is speed is equal to 2d over t. ठीक है, 2d over t से, क्योंकि हमारे पास इसमें डिस्टेंस 2 है इसलिए हमने 2d लिखा. और टाइम तो एक ही था, वो हमने टाइम लिखा, पुट किया इसमें सब कुछ, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स, विच इज़ योर द रिक्वायर्ड आंसर. क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो डिस्टेंस हो, डिस्टेंस मीटर्स में मेजर होता है, टाइम मेजर होता है सेकंड्स में, तो इसलिए इसका ऐसा यूनिट हमेशा क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड. और मीटर सेकेंड इनवर्स आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं. ठीक है, नंबर नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड. अच्छा, ये ना कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको ना लाजमी याद करनी है एज इट इज़, कि साउंड की स्पीड क्या है. ठीक है, हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें पुट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड एट द रूम टेम्परेचर. अब क्या हुआ? स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर विच इज़ 1500 एंड द आयरन इज़ 5000. ठीक है, ये डिफरेंट है, ये आपको याद करनी है क्योंकि एग्जामिनर एज इट इज़ पूछता है. एयर में 330 इन एयर, इन वाटर इट्स 1500 इन वाटर, 5000 बहुत ज़्यादा साउंड होता है इन आयरन. ठीक है, नंबर नेक्स्ट चीज़ देखिएगा, साउंड ट्रेवल फास्टर इन द हॉट एंड द ह्यूमिड कंडीशन. जाहिर सी बात है क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा वाइब्रेट होते हैं, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है. जब ज़्यादा जब प्रोड्यूस होती है तो हम क्या चीज़ कहते हैं? साउंड ट्रेवल फास्टर इन द हॉट एंड द ह्यूमिड कंडीशन. ठीक है ना. फिर इसके बाद क्या होता है, एक और बात, द वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लेमडा कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द साउंड वेव. v इज इक्वल टू एफ लेमडा की जो इक्वेशन है वो यूज़ होती है साउंड वेव से. साउंड विद लोअर फ्रिक्वेंसी हैव द लॉन्गर वेवलेंथ एंड द वाइस वर्सा. जिनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, ठीक है, उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है. जाहिर सी बात है ना, फ्रिक्वेंसी कम हो गई, फ्रिक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकेंड. नंबर ऑफ वेव्स अगर ज़्यादा पास हो जाएंगी तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी. एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है? साउंड विद अ लोअर फ्रिक्वेंसी हैज़ अ लॉन्गर वेवलेंथ. जाहिर सी बात है, ये देखो यूं करके साउंड वेव जा रही है, तो यहाँ वेवलेंथ के क्या क्या मतलब होता है? वेवलेंथ का मतलब होता है वन कंप्लीट साइकिल. यहाँ से लेके यहाँ तक वन कंप्लीट साइकिल में वेव कम बनी लेकिन इसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया, तो हमने क्या कहेंगे? वेवलेंथ हैज़ द ग्रेटर वन वेयर एज इट्स फ्रिक्वेंसी. ठीक है, फ्रिक्वेंसी अगर लो होगी तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी लो होगी तो हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और अगर हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी लो होगी. वाइस वर्सा प्रोसेस है ये. जी मेरे बच्चे, यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई ऐसी बात पूछने वाली है तो मुझसे भी पूछना. यश बेटा, आमना आपको समझ आया? सॉरी अनम, आमना बोल रहा हूँ, अनम. Yes, sir. Any confusion, any query, any single point in which you feel a No, little sir. bit confusion, all good? Okay. Yes, sir. Okay. Okay, yes बेटा.
जनक का मैसेज आ गया, उस्मान, उम्मे हानी, अब्दुल्ला, रुखसार, मुकर्रब, सैयदा मुकर्रब फातिमा। सैयदा मैं बोल दूँ तो सैयदा आप समझ जाना, आपसे मैं मुखातिब हूँ। यस, ऑल गुड ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये देखें अब जस्ट हमारा क्या रह गया, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड रह गया, अल्ट्रासोनिक एंड द अल्ट्रासाउंड वेव्स रह गई। ये करने के बाद बस 2 पेजेस हैं, ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर ये देखें इसी के राइट आफ्टर बाद हमारे पास क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ द सेक्शन ए। के सेक्शन ए में कैसे आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये देखें ये स्पेस दिया हुआ है, सारा प्रोवाइड किया हुआ है मैंने। अच्छा, गूगल ड्राइव में सारे नोट्स अपलोड हैं, वहाँ से जाएं, वहाँ से निकालें और इंशाल्लाह ताला इसको अटैम्प्ट करें। ये देखें अल्ट्रासाउंड की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड द ट्रांसवर्स वेव। याद होगा लास्ट क्लास में मैं करवा चुका हूँ, डायग्राम्स भी मैंने दोनों की बनवाई थी। वो डायग्राम्स अब यहाँ पे ड्रॉ करके इजीली निकाल देंगे। चलो एक सवाल जल्दी से ये सॉल्व कर लो, फिर अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। वेवलेंथ, a sound wave has a frequency of 3.8 kilohertz. Its k means the kilo, okay, kilohertz, and the speed of the sound is 330 meters per second. ये आपको स्पीड ऑफ साउंड दे दिया है। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है, फाइंड आउट इट्स वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ निकालनी है। यस मेरे बच्चे, वेवलेंथ कैसे निकालूंगा, कौन बताएगा? अगर चैट में लिख के बता सकते हैं तो चैट में लिख के बता दें, बाय वॉइस बताना चाहते हैं तो बाय वॉइस बता दें, बट जल्दी से बता दें। हाउ कैन वी फाइंड इट आउट इट्स वेवलेंथ? शाबाश। v इज इक्वल टू एफ लेमडा। वेरी गुड बेटा उम्मे हानी। स्पीड इनटू फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड बेटा उस्मान। v अपॉन एफ, नो। अच्छा हाँ, तुमने वो ड्राइव करके बता दिया ना, सही है सही है सही है, वेरी गुड। सो पुट करें v इज इक्वल टू एफ लेमडा। हमें वेवलेंथ निकालना था तो v ओवर f इज़ इक्वल टू लेमडा। पहले आप फार्मूला बना लें, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें। स्पीड दी हुई है 330 मीटर पर सेकेंड, आप यहाँ पे लिख देंगे मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 3.8 किलो। किलो का क्या मतलब होता है, 1000। अब आप क्या लिखोगे, इंटू 10 पावर 3, मतलब कि 1000 बन जाएगा। इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर निकला मेरे बच्चे, जल्दी से मुझे बता दें। Sir, the answer is 0.086. 0.086 मीटर्स, ठीक है, यही निकल रहा है। एक्सपोनेंशियल पावर आपने लिखी है कैलकुलेटर में? Yes, sir. ओके गुड। यस बेटा, आप लोग अभी सबका यही निकला है आंसर। उम्मे हानी, जनक, ओके गुड गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। समझ आ गया कैसे अटैम्प्ट करने क्वेश्चंस? इंशाल्लाह ताला अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग कुछ क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो, ट्राई कीजिएगा। नहीं हुए, डोंट वरी अबाउट दिस। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, तो फिर हम लोग पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। Love, sir. अल्लाह हाफिज़।